तलाक के 7 साल बाद पत्नी बन गई एसडीएम। पति उसके ऑफिस के बाहर कुल्फी बेच रहा था। फिर जो हुआ वह हैरान करने वाला था। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जिसका नाम है साक्षी वर्मा। तलाक के पूरे 7 साल बाद वह अपनी मेहनत, संघर्ष और हिम्मत के दम पर एक बड़ी अफसर बन चुकी थी। अब उसकी पहचान एक साधारण लड़की की नहीं, बल्कि सूरजपुर जिले की एक जिम्मेदार और सम्मानित एसडीएम मैडम की थी। हर सुबह जब वह अपनी सरकारी गाड़ी में तहसील के गेट से अंदर आती थी या वापस बाहर जाती थी, तो उसकी नजर हमेशा एक ही जगह ठहर जाती थी, गेट के ठीक बगल में खड़ा एक कुल्फी बेचने वाला लड़का। उस समय भीषण गर्मी का मौसम चल रहा था। सूरज अपनी सारी तपिश लेकर आसमान में खड़ा था। इतनी तेज धूप में भी वह कुल्फी वाला अपनी रोजी रोटी के लिए खड़ा रहता था। उसका चेहरा हमेशा एक गमछे से ढका रहता था ताकि तेज धूप से बच सके। दूर से बस उसकी आंखें ही दिखाई देती थीं। एक दिन साक्षी की गाड़ी जैसे ही गेट के पास पहुंची, उसकी नजर फिर उसी कुल्फी वाले पर पड़ी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि साक्षी के मन में कुल्फी खाने की इच्छा जोर से उठी। उसने तुरंत अपने ड्राइवर से कहा, जरा उस कुल्फी वाले के पास जाओ, 2 कुल्फी लेकर आओ, मुझे बहुत मन कर रहा है। ड्राइवर कुल्फी लेकर आया और साक्षी ने आराम से बैठकर कुल्फी खाई। अगले दिन भी वही हुआ। गाड़ी रुकी, ड्राइवर कुल्फी लेकर आया और साक्षी ने मजे से कुल्फी खाई। कुछ दिनों तक यही चलता रहा, लेकिन तीसरे दिन अचानक साक्षी ने तय किया कि आज वह खुद कुल्फी लेगी। शायद उसका मन यह जानने को हो रहा था कि आखिर यह लड़का कौन है जो इतनी धूप में खड़ा होकर काम कर रहा है। उस दिन वह कुल्फी वाले के पास गई, लेकिन जैसे ही कुल्फी खरीदने के लिए उसने उसकी तरफ देखा, उसका दिल धड़कने लगा। उसे कुछ चेहरा जाना पहचाना सा लगा। वह कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही, फिर अचानक जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुल्फी वाला कोई अनजान इंसान नहीं था, वह उसका अपना तलाकशुदा पति राघव सिंह था। 7 साल पहले जिससे उसने अलग होने का फैसला कर लिया था, जिसके साथ उसका रिश्ता टूट चुका था, अब वही उसके सामने कुल्फी बेचते हुए खड़ा था। लेकिन सच्चाई यह थी कि ना वह उसे पहचान पाया और ना ही एसडीएम उसे पहले पहचान सकी, क्योंकि राघव हमेशा धूप की वजह से अपने पूरे चेहरे को गमछे से ढक कर रखता था और साक्षी भी हमेशा मास्क लगाए रहती थी। एक दूसरे को देखने का मौका कभी मिला ही नहीं। दोस्तों, सोचिए, जिंदगी कितनी अजीब होती है। एक वो समय था जब दोनों एक दूसरे के जीवन साथी थे और आज दोनों आमने सामने खड़े थे, पर अजनबी की तरह। 7 साल पहले अलग होने के बाद साक्षी ने अपने जीवन को नया मोड़ दिया था। उसने दिल टूटने के दर्द को ताकत बनाया और रात दिन मेहनत करके बड़ी अफसर बन गई। और अब किस्मत उसे वहीं वापस ले आई थी जहां वह नहीं सोचा करती थी। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो कुछ साक्षी ने अपने तलाकशुदा पति राघव के लिए किया, उसे सुनकर शायद आप भी साक्षी को सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि एक देवी कहेंगे। दोस्तों, यह कहानी है प्रयागपुर शहर की रहने वाली साक्षी वर्मा की। साक्षी के पिताजी एक सरकारी शिक्षक थे। 3 बहनें थीं घर में, सबसे बड़ी थी साक्षी। पिताजी चाहते थे कि एक एक करके सभी बेटियों की शादी कर दें ताकि जिम्मेदारियां थोड़ी हल्की हो जाएं। उस समय साक्षी प्रयागपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था और वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान पिताजी ने सोचा कि साक्षी अब शादी लायक हो गई है। परिवार में बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं और पिताजी की तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वे जल्दी जल्दी अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करना चाहते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने सूरजपुर जिले के रहने वाले एक लड़के से अपनी बेटी की शादी तय कर दी। इस लड़के का नाम था राघव सिंह, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। घर में बड़ा व्यवसाय था और परिवार काफी संपन्न माना जाता था, इसलिए पिताजी को लगा कि यह रिश्ता बिल्कुल सही है और साक्षी की जिंदगी सुरक्षित और खुशहाल रहेगी। लेकिन जिसकी शादी होने जा रही थी, वह खुद यानी साक्षी इस सब के लिए तैयार नहीं थी। वह पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी।
परिवार के दबाव और हालातों ने उसे मजबूर कर दिया और साक्षी ने चाहकर भी पिता का विरोध नहीं किया। साक्षी ने जब यह सुना कि उसके पिताजी ने उसकी शादी सूरजपुर जिले के जिस लड़के से तय कर दी है, उसका नाम राघव सिंह है, तो वह हैरान रह गई। राघव अपने परिवार का इकलौता बेटा था, पढ़ा लिखा, समझदार माना जाता था और उसके माता पिता का बड़ा व्यवसाय भी था जिसे वह अकेले संभालता था। उसके घर की आर्थिक और सामाजिक स्थिति इतनी मजबूत थी कि साक्षी के पिताजी को लगा कि बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता और क्या होगा। उन्हें लगा कि साक्षी को एक सुरक्षित भविष्य मिल जाएगा और वे अपनी अन्य 3 बेटियों की जिम्मेदारी भी धीरे धीरे पूरी कर पाएंगे। लेकिन जब यह खबर साक्षी तक पहुंची, उसका दिल बैठ गया। उसने अपने पिताजी से बड़ी विनम्रता से कहा, पापा, इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहते हैं? मैं अभी पढ़ना चाहती हूं, कुछ बनना चाहती हूं। जब मैं योग्य हो जाऊंगी तब आप मुझे जहां चाहें शादी कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। साक्षी की बातों में सच्चाई थी, हिम्मत थी और अपने भविष्य को लेकर साफ इरादे भी थे। लेकिन पिताजी के पास हालातों की मजबूरी थी। घर में 3 बेटियां थीं, जिम्मेदारियां बहुत थीं और सेहत भी अक्सर खराब रहती थी। उन्हें डर था कि अगर उनकी तबीयत कभी ज्यादा बिगड़ गई तो क्या वे सबकी शादी कर पाएंगे। इसी कारण उन्होंने साक्षी की बातें अनसुनी कर दीं, भले ही ऐसा करने से उनका अपना मन ही क्यों ना भारी होता हो। साक्षी चाहकर भी पिता का विरोध नहीं कर सकी। वह जानती थी कि पिता अकेले कितनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, इसलिए उसने अपने मन की इच्छा को दबा दिया और हालात के आगे सिर झुका दिया। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों की मुलाकात के बीच साक्षी और राघव पहली बार आमने सामने बैठे। राघव ने सादगी और सम्मान से बात की और साक्षी ने भी उसे गौर से देखा। उसे लगा कि शायद यह रिश्ता इतना बुरा नहीं है। परिस्थितियों के हिसाब से राघव एक अच्छा इंसान लगता था, नरमी से बोलने वाला, परिवार के प्रति जिम्मेदार और पढ़ा लिखा। धीरे धीरे साक्षी को भी लगा कि अगर शादी होनी ही है तो यह रिश्ता ठीक ही है। इसी सोच के साथ दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। कुछ ही समय बाद दोनों परिवारों की मर्जी से उनकी शादी धूमधाम से कर दी गई। लेकिन दोस्तों, असली चेहरा तो शादी के कुछ दिन बाद सामने आया। राघव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसे बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार मिला था, इतना कि कभी किसी बात की कमी महसूस ही नहीं हुई। घर में उसे जो चाहिए होता पल भर में मिल जाता। इसी आदत की वजह से वह धीरे धीरे बिगड़ता गया था, मगर उसकी असली आदतें शादी से पहले किसी को पता नहीं चल पाई थीं। गांव में उसके कई दोस्त थे, कुत्ते की तरह पीछे पीछे घूमने वाले। राघव की संपन्नता और उदारता ही वजह थी कि वे सभी उसके आसपास मंडराते रहते थे। राघव भी उन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता था। जब दोस्तों को शराब पीनी होती, मामला जमाना होता, मौज करनी होती, सब राघव के पैसों से होता था। वे चाहते भी यही थे कि राघव की आदतें बिगड़ें ताकि वह कभी तरक्की न कर सके। साक्षी को शादी के कुछ दिनों बाद ही अजीब बातें दिखने लगीं। राघव के दोस्त घर आते जाते रहते, बेवजह देर रात तक बैठे रहते। राघव उन्हें कभी मना नहीं करता था। उसके माता पिता ने कई बार समझाया भी था कि राघव, इन मोहल्ले वालों के साथ ज्यादा मत उठना बैठना, ये लोग दिल से तुम्हारे नहीं हैं। लेकिन राघव नहीं मानता था। उसे लगता था कि उसके दोस्त उसके सच्चे साथी हैं। धीरे धीरे मामला और खराब होने लगा। राघव ने उन दोस्तों के कहने पर शराब पीना शुरू कर दिया। पहले कभी कभी, फिर रोज, और फिर आदत ऐसी पड़ी कि बिना पिए चैन नहीं मिलता था। साक्षी यह सब देखकर घबरा उठती। वह बहुत प्यार से राघव को समझाती, राघव, यह आदत छोड़ दो। ये लोग तुम्हारे दोस्त नहीं, दुश्मन हैं। ये तुम्हें बर्बाद करने पर तुले हैं। तुम उनके कहने में ना आया करो। शराब में परिवार की इज्जत और जिंदगी दोनों डूब जाती हैं। लेकिन राघव पर जैसे कोई पर्दा पड़ा हुआ था। वह साक्षी की एक भी बात नहीं सुनता था। उल्टा कहता, तुम मेरे दोस्तों के बारे में क्यों बोलती हो? तुम्हें क्या पता मेरे जीवन के बारे में? धीरे धीरे राघव का स्वभाव बदल गया। जो राघव शादी के समय शांत और विनम्र लगता था, वही अब छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लगा। उसके पेश आचरण में एक कड़वाहट आने लगी थी।
शराब का नशा उसे और बेरहम बनाता जा रहा था। गांव के वही पड़ोसी जो साक्षी के अनुसार राघव को बर्बाद करने में लगे थे, अब और भी ज्यादा सक्रिय हो गए। वे राघव को उकसाते, उसके सामने झूठी तारीफें करते और शराब पिलाकर अपने फायदे का रास्ता खोलते जा रहे थे। राघव इतना बहक चुका था कि उसे यह समझ ही नहीं आता था कि कौन उसका अपना है और कौन उसका दुश्मन। दूसरी ओर साक्षी अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। उसे लगा कि जिस परिवार में उसने कदम रखा है वह तो पूरी तरह से डूब रहा है। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो इस घर की खुशियां, जमीन जायदाद, सम्मान सब खत्म हो जाएगा। और सबसे ज्यादा डर उसे इस बात का था कि राघव अपनी गलत आदतों में इतना फंस न जाए कि वापस निकलना ही असंभव हो जाए। राघव की बिगड़ती आदतें दिन प्रतिदिन और तेज होती जा रही थीं। शादी को मुश्किल से कुछ ही हफ्ते हुए थे, पर साक्षी के लिए हर दिन एक भारी बोझ जैसा लगने लगा था। राघव अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता, दावतें करता और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह अपने ही पैसे से सबको शराब मंगवाकर पिलाता था। पड़ोसी और तथाकथित दोस्त तो यही चाहते थे। राघव जितना गिरेगा उतना ही वे उसका फायदा उठाएंगे। जब ये सब बातें साक्षी के कानों तक पहुंची, वह अंदर से हिल गई। एक दिन उसने राघव को प्यार से समझाया, राघव, आप ये सब गलत काम बंद करिए। ये लोग आपके दोस्त नहीं हैं। ये लोग हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेंगे। हमारे खुश रहने से इन्हें जलन है। आप समझ क्यों नहीं रहे? लेकिन राघव को जैसे शराब ने अंधा कर दिया था। वह साक्षी की बात सुनने के बजाय उस पर चिल्लाने लगता। कई बार तो वह गाली गलौज तक करने लगता। उसकी आंखों में नशे का धुआं भरा होता और व्यवहार ऐसा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन साक्षी ही हो। जब बात ज्यादा बढ़ती गई तो साक्षी के सास ससुर ने भी राघव को कड़ाई से समझाया। उन्होंने कहा, राघव, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। ये लोग तुम्हें बर्बाद करने पर तुले हैं। अपनी पत्नी की कद्र करो, अपना घर संभालो। लेकिन राघव पर कोई असर नहीं हुआ। वह ना तो माता पिता की बात मानता था और ना ही साक्षी की। दुकान से पैसे आते थे, जमीन थी, मकान था। उसे लगता था कि दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। इसी घमंड में वह और ज्यादा बहकता गया। साक्षी की शादी को पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसे महसूस होने लगा कि इस घर की नींव अंदर ही अंदर टूट चुकी है। राघव अपनी ही दुनिया में जी रहा था, जहां शराब, बिगड़े दोस्त और गलत सोच ने उसे कैद कर लिया था। वह साक्षी को न सिर्फ नजरअंदाज करता, बल्कि छोटे छोटे बात पर उसे मारता पीटता भी था। यह सब देखकर साक्षी के दिल में डर, दर्द और निराशा भरने लगी थी। 4-5 महीनों में हालत और भी खराब हो गई। रात को घर देर से आना, सड़क पर लड़खड़ाते हुए गिरना और घर में आते ही लड़ाई मोल लेना, यह सब राघव की दिनचर्या बन चुकी थी। वह यह भी भूल गया था कि एक जवान लड़की उसकी पत्नी बनकर इस घर में आई है, जिसका भी कोई सम्मान, कोई आत्मसम्मान और कोई सपना है। साक्षी के सास ससुर भी परेशान हो चुके थे। पहले तो समझाते रहे, डांटते रहे, लेकिन जब राघव उनकी भी नहीं सुनता था तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। वे भी चुप हो गए, क्योंकि हर दिन एक नया तमाशा, नई बदतमीजी और नया तनाव देखने को मिल रहा था। साक्षी का मन अब टूटने लगा था। वह रातों को जाग जाग कर सोचती, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं पूरे जीवन इस नशे में डूबे हुए इंसान की मार सहती रहूंगी? लेकिन डर और दर्द अब उसके अंदर इतने जमा हो चुके थे कि उसने एक दिन रोते रोते फोन उठाया और अपने पापा का नंबर डायल किया। जैसे ही पापा ने फोन उठाया, साक्षी का गला भर गया। वह बोली, पापा, यहां रहना मौत से भी बदतर है। लगता है जैसे मैं खुद को खत्म कर दूं। यह सुनते ही उसके पिताजी घबरा गए। उन्होंने तुरंत पूछा, बेटा क्या हुआ? साफ साफ बताओ, तुम क्या चाहती हो? साक्षी रोते रोते बोली, पापा, मैं यहां एक दिन भी नहीं रह सकती। न पढ़ पा रही हूं, न जी पा रही हूं। घर में हर समय मारपीट, शराब, झगड़ा। राघव तो समझना ही नहीं चाहता। पापा, मैं बस घर आना चाहती हूं। मुझे यहां से निकाल लीजिए। साक्षी की आवाज सुनकर उसके पिता का दिल चीर गया। उन्होंने उसी वक्त निश्चय कर लिया कि वे बेटी को और दर्द में नहीं रहने देंगे। अगले ही दिन वे उसके ससुराल पहुंचे, सास ससुर से बातचीत की
और साक्षी को अपने साथ घर ले आए। साक्षी जब मायके पहुंची उसका चेहरा बुझा बुझा था। ताज्जुब तो इस बात का था कि इतनी कम उम्र में शादी और उतना ही कम समय में इतने बड़े दुख उसे झेलने पड़े। लेकिन उसके पापा ने उसे संभाला और कहा, बेटा अब डरने की जरूरत नहीं, जो सही है वही होगा। कुछ समय बाद साक्षी के पिता ने कोर्ट में तलाक का मामला दर्ज करवाया। सभी कागजात तैयार हुए, तारीखें पड़ी और आखिरकार राघव को भी कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट में जज साहब के सामने दोनों आमने सामने खड़े थे। एक वो लड़की जो टूट चुकी थी लेकिन फिर भी सम्मान के साथ खड़ी थी, और दूसरा वह लड़का जिसकी आंखों में नशे और बेपरवाही के साए थे। जज ने साक्षी से पूछा, आप तलाक क्यों चाहती हैं? साक्षी ने साफ शब्दों में कहा, जज साहब, मुझे अपने पति से कोई डर या नफरत नहीं है। बस मेरी एक ही शर्त है, अगर ये शराब छोड़ दें, गलत लोगों के साथ रहना छोड़ दें, पैसे उड़ाना बंद करें और मुझे मारना पीटना छोड़ दें, तो मैं इनके साथ रहने को तैयार हूं। लेकिन अगर ये आदतें नहीं छोड़ेंगे तो मैं इनके साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर जज ने राघव की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हो? राघव ने बिना सोचे बिना रुके कहा, नहीं जज साहब, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। जज साहब ने राघव को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह अड्डा रहा। एक तरफ खड़ा राघव जिसे अपनी आदतों का नशा था, और दूसरी तरफ खड़ी साक्षी जो बस सम्मान और शांति चाहती थी। आखिरकार कुछ ही दिनों में कोर्ट का फैसला आ गया। दोनों का तलाक हो गया, एक रिश्ता टूट गया। पर उस दिन के बाद एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। तलाक के बाद साक्षी अपने पापा के घर रहने लगी। उसके चेहरे पर दर्द था, पर मन में एक नई शुरुआत की आग भी जल चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि टूटकर बैठ जाने से जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि उठकर चलने से सब कुछ बदल सकता है। इसलिए कुछ ही दिनों में उसने फैसला किया कि वह अपने दुखों को पीछे छोड़कर फिर से पढ़ाई शुरू करेगी। इधर राघव की जिंदगी बिल्कुल अलग रास्ते पर जा रही थी। तलाक के बाद वह और भी आजाद महसूस करने लगा, जैसे अब उसे कोई रोकने टोकने वाला ही ना हो। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता, दुकान पर आधा मन से बैठता और शाम होते ही शराब के अड्डों पर पहुंच जाता। उसे लगता था कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, पैसा कभी खत्म नहीं होगा और दोस्त हमेशा उसके साथ रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसी की जिंदगी का पहिया उल्टी दिशा में घूमने लगा। उसके दोस्त जो सामने से यारी दिखाते थे, अंदर ही अंदर उसका फायदा उठाने लगे। जब भी राघव थोड़ा भी पैसा कमाता, वे उसे शराब के नाम पर उड़ा देते। राघव को यह सब दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वह अभी भी समझ रहा था कि वही गांव का सबसे अमीर लड़का है और सब उसके दोस्त सच्चे हैं। उधर साक्षी ने घर पहुंचने के बाद पिता से कहा, पापा, मैं फिर से पढ़ाई शुरू करना चाहती हूं, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहती हूं। पिता ने उसकी हिम्मत देखकर उसे सपोर्ट किया और उसे प्रयागपुर शहर, पहले पटना, भेज दिया। साक्षी ने वहां जाकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से पकड़ा। वह सुबह से रात तक पढ़ती, कोचिंग करती, किताबों में डूबी रहती। दर्द भले अंदर था, लेकिन उसी दर्द को उसने अपनी शक्ति बना लिया। 4 साल तक वह लगातार मेहनत करती रही, ना किसी दोस्ती में पड़ी, ना किसी रिश्ते में। उसके मन में केवल एक ही सपना था, सरकारी अफसर बनना। इन 4 सालों में उसका आत्मविश्वास और मजबूत हो गया था। कई बार परीक्षा दी, असफलता भी मिली, लेकिन वह रुकी नहीं। अंत में उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर आया। उसका चयन तहसीलदार के पद पर हो चुका था। उस दिन उसके पापा की आंखों में गर्व के आंसू थे। साक्षी ने जिंदगी को सच में नए रूप में जीना शुरू कर दिया। घर, नौकरी, सम्मान, सब कुछ अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगा था। लेकिन इस दौरान राघव की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। तलाक के 5 महीने बाद ही उसके पिताजी का देहांत हो गया। यह वह झटका था जो राघव को संभाल सकता था। लेकिन दुख की बात यह कि उसने इससे भी कुछ नहीं सीखा। अब परिवार की सारी जिम्मेदारी राघव के सिर पर आ गई थी, लेकिन वह जिम्मेदारी उठाने की जगह शराब, गलत संगत और गैर जिम्मेदारियों में और भी गहराई तक डूबता गया। जो पड़ोसी पहले राघव को उकसाते थे, अब मौका देखकर उसका फायदा उठाने लगे।
वो लोग उसकी जमीन के छोटे छोटे हिस्से कुछ पैसों के लालच में खरीदने लगे। राघव नशे में रहता था, होश ही कहां था उसे। कुछ ही महीनों में उसकी आधी से ज्यादा जमीन उन पड़ोसियों के नाम हो गई। बात यहीं नहीं रुकी, उसकी दुकान भी एक दिन शराब पिलाकर थोड़े पैसों में उन पड़ोसियों ने अपने नाम करवा ली। अब राघव के पास खर्च करने के लिए पैसा खत्म होने लगा था। जब भी जेब खाली होती वह अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच देता। उसकी मां जब विरोध करती तो राघव नशे में उसे भी मारने पीटने लगता था। कभी जिसकी मां उसे सीने से लगाकर दुनिया की बुराइयों से बचाती थी, अब वही मां उसके गुस्से और नशे का शिकार बन रही थी। घर वाले भी मजबूर होकर चुप हो गए। उन्हें समझ आ चुका था कि राघव अब किसी की बात नहीं मानेगा। जबकि दूसरी तरफ साक्षी ने अपनी ओर से पूरी जिंदगी बदल दी थी। वह एक समझदार और जिम्मेदार अफसर बन चुकी थी। 7 साल गुजर गए थे और अब वह अपने अधिकार, सम्मान और काम में पूरी तरह डूबी हुई थी। एक दिन उसके पिता ने प्यार से कहा, बेटा, काफी समय हो गया है, अब तुम्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। अकेले जिंदगी कटती नहीं है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, अभी मेरी शादी का मन नहीं है। हमारे छोटे भाई बहन हैं, पहले उन्हें पढ़ा लिखाकर अच्छे पद पर पहुंचाऊंगी, फिर अपने बारे में सोचूंगी। उसके पिता ने उसकी बात समझी और आगे कुछ नहीं बोले। साक्षी की जिंदगी शांत, संतुलित और खुशहाल चल रही थी। इसी दौरान अचानक उसका ट्रांसफर सूरजपुर जिले में हो गया। यही वह जगह थी जहां कुछ समय बाद उसकी किस्मत उसे किसी खास व्यक्ति से दोबारा मिलवाने वाली थी। वही व्यक्ति जिसकी वजह से वह टूटी भी थी और जिसकी वजह से वह आज इतनी मजबूत भी बन चुकी थी। साक्षी का ट्रांसफर सूरजपुर जिले में हो चुका था। अब उसकी रोज की दिनचर्या यही थी। सुबह सरकारी गाड़ी से तहसील पहुंचना, काम देखना, लोगों की समस्याएं सुनना और फिर शाम को घर लौट आना। लेकिन हर बार एक चीज उसके ध्यान को अपनी तरफ खींचती थी। तहसील के गेट के ठीक बगल में एक कुल्फी वाला लड़का अपने ठेले के साथ खड़ा रहता था। तेज गर्मी में भी वह रोज आता था, चेहरे पर गमछा बांधकर कुल्फियां बेचता था। साक्षी कई बार उसी से कुल्फी खरीदती थी, कभी खुद उतरकर, कभी अपने ड्राइवर से मंगवाकर, लेकिन उसने कभी उस कुल्फी वाले का चेहरा नहीं देखा था। गर्मी खड़ी होती थी, इसलिए कुल्फी वाला हमेशा गमछा से चेहरा ढककर ही काम करता था। दूसरी ओर साक्षी हमेशा मास्क लगाकर निकलती थी, इसलिए कुल्फी वाला भी उसे पहचान नहीं पाता था। दोनों रोज आमने सामने होते थे, पर दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी ही थे। किस्मत के खेल भी कितने अनोखे होते हैं। एक दिन सुबह का समय था, हल्की हल्की धूप फैल रही थी और हवा में ठंडक भी थी। साक्षी उसी वक्त अपनी सरकारी गाड़ी से तहसील पहुंच रही थी। जैसे ही गाड़ी गेट पर पहुंची, उसकी नजर आदतन उस कुल्फी वाले पर गई। लेकिन आज कुछ अलग था। आज वह कुल्फी वाला चेहरा ढके हुए नहीं था। वह सुबह सुबह अपना ठेला लगा रहा था, इसलिए उसने अभी गमछा नहीं बांधा था। साक्षी की नजर जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ सिकुड़ गया, कुछ टूट गया। वह चेहरा, वह शक्ल, वह आंखें, ये सब किसी और के नहीं, उसके तलाकशुदा पति राघव के थे। साक्षी की सांसें थम गईं। वह अंदर तक कांप उठी। उसने तुरंत नजरें फेर लीं और बिना कुछ बोले गाड़ी अंदर ले जाने को कहा। कैबिन में पहुंचते ही वह कुर्सी पर बैठ गई, पर उसका दिल बेचैन था। सामने फाइलें रखी थीं, पर अक्षर धुंधले दिख रहे थे। पूरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, राघव कुल्फी क्यों बेच रहा है? उसकी हालत ऐसी कैसे हो गई? आंखों के सामने 7 साल पहले का वो लड़का घूमने लगा। अच्छा खासा व्यवसाय वाला, जमीन जायदाद का मालिक, घर का इकलौता बेटा, जिसकी गलत आदतों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। साक्षी का मन दहल गया। काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद उसने अपने एक कर्मचारी को बुलाया और धीमे से कहा, गेट पर जो कुल्फी बेचने वाला बैठा है उसे बुलाकर लाओ, मुझे उससे बात करनी है। कर्मचारी तुरंत चला गया। उधर राघव अपने ठेले पर खड़ा था। अचानक सरकारी कर्मचारी को अपनी तरफ आते देखकर वह घबरा गया। कर्मचारी ने कहा, एसडीएम मैडम आपको बुला रही हैं, अंदर आइए, वह बात करना चाहती हैं। राघव डर गया।
उसने घबराकर कहा, साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बस यहां रोज अपना ठेला लगाता हूं। अगर आपको पसंद नहीं, आप कह दीजिए, मैं अपना ठेला कहीं और ले जाऊंगा। मेरे ऊपर चालान मत करिए साहब, मैं गरीब आदमी हूं, पैसा कहां से भरूंगा। कर्मचारी शांत आवाज में बोला, डरो मत, मैडम ने सिर्फ बुलाया है, चलो अंदर चलो। कांपते हुए राघव तहसील के अंदर चला गया। कैबिन के बाहर खड़े होते होते उसके पसीने छूट गए। जब उसने दरवाजा खोला, उसने सामने साक्षी को देखा, पर मास्क की वजह से वह पहचान नहीं पाया। राघव ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। मैडम जी, मैं गलती नहीं करूंगा। अगर आप मना कर देंगी तो मैं यहां ठेला नहीं लगाऊंगा। कृपया मेरे ऊपर कार्रवाई मत कीजिए। साक्षी ने गहरी सांस ली और बोली, इतना घबराओ मत, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। राघव धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गया, अभी भी कांप रहा था। साक्षी ने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? राघव ने मासूमियत से कहा, मैडम, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं, आपको कैसे पहचानूं? कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। फिर साक्षी ने धीरे धीरे अपना मास्क उतार दिया। जैसे ही राघव की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, मानो समय थम गया हो। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे और वह कुर्सी से लगभग उठ ही गया। वह हकला गया, साक्षी, तुम यहां कैसे? साक्षी ने शांत स्वर में कहा, जब हम अलग हुए थे, तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी थी। मैं अपने पापा के घर चली गई, फिर प्रयागपुर शहर जाकर पढ़ाई की और भगवान ने मेरा साथ दिया। आज मैं एसडीएम बन चुकी हूं। राघव की आंखों में शर्म, पछतावा और डर सब एक साथ उतर आए। वह तुरंत उठकर जाने लगा, चेहरे पर लज्जा थी। साक्षी ने कहा, रुको, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। राघव फिर धीमे से बैठ गया, सिर झुकाए हुए। साक्षी ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? तुम्हारी यह हालत क्यों हुई? कुल्फी क्यों बेच रहे हो? यह सवाल सुनते ही राघव की आंखें भर आईं। उसके होंठ कांपने लगे, उसका गला रूंध गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद साक्षी उससे यह सब क्यों पूछ रही है, पर उसे इतना जरूर महसूस हुआ कि आज पहली बार किसी ने उसके टूटे हुए दिल को छुआ है। साक्षी चुपचाप उसे देख रही थी। वह चेहरा जो कभी घमंड से भरा था, आज टूटा हुआ था, थका हुआ था और अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबा हुआ था। किस्मत ने 7 साल बाद दोनों को फिर आमने सामने खड़ा कर दिया था, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल उलट थे। एक तरफ साक्षी आत्मनिर्भर, सम्मानित, सफल, और दूसरी तरफ राघव टूटा हुआ, कंगाल और संघर्ष में डूबा हुआ। साक्षी ने जब राघव से यह पूछा कि उसकी हालत आखिर इतनी बुरी कैसे हो गई, तो राघव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर, दर्द और शर्म सब एक साथ उतर आए थे। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम्हारे जाने के कुछ ही महीने बाद मेरे पापा भी गुजर गए। उनके जाने के बाद तो हमारा घर बिल्कुल बिखर गया। मां अकेली पड़ गई और मैं पहले से भी ज्यादा खाली हो गया। साक्षी चुपचाप उसे सुन रही थी। राघव आगे बोला, तुम्हें पता है, मेरे पास दुकान थी, जमीन थी, सब कुछ था, पर मेरे पड़ोसियों ने मेरी हालत का फायदा उठाया। मैं नशे में रहता था, उन्हें हर बात पर भरोसा कर लेता था। वे कहते, राघव भाई, पैसे रख लो, बाद में साइन कर देना, और मैं साइन कर देता था। उसने आंखें पोंछते हुए कहा, जो जमीन 20-20 लाख की थी, उसके बदले मुझे कभी 1 लाख मिला, कभी 2 लाख, और बाकी बाद में देंगे। ऐसा ही करके धीरे धीरे मेरी सारी जमीन उनके नाम हो गई। साक्षी का दिल कांप उठा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि राघव की हालत इतनी गिर चुकी होगी। राघव ने आगे कहा, जब मैं उनसे पैसा मांगने गया तो उन्होंने मुझे घर से भगा दिया, मारने तक दौड़ पड़े। गांव में मेरी इज्जत खत्म हो गई, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, इसीलिए मैं गांव ही छोड़ आया। शहर में कहीं काम नहीं मिला तो कुल्फी बेचकर पेट भरना शुरू किया। यही मेरी किस्मत बन गई। साक्षी सुनते सुनते पत्थर सी हो गई थी। जिस इंसान ने कभी अपनी गलत आदतों को ताकत समझा था, आज वही आदतें उसे सड़क पर ले आई थीं। उसने पूछा, तुम घर क्यों नहीं जाते? तुम्हारी मां कैसे हैं?
राघव बोला, मां बस किसी तरह घर में गुजारा करती हैं। मैं वापस जाता हूं तो पड़ोसी झगड़ा करने लगते हैं, कभी कभी तो मारने भी आते हैं, इसलिए मैं घर नहीं जाता, बस महीने में थोड़े पैसे भेज देता हूं। यह सब सुनकर साक्षी अंदर तक हिल गई। उसे लगा कि अगर राघव को अब भी संभाला नहीं गया तो वह एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, राघव, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, यह बात किसी को मत बताना कि हम पति पत्नी थे। मेरी नौकरी है, मेरी बदनामी हो जाएगी। राघव ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसके चेहरे पर शर्म और कृतज्ञता दोनों थीं। उसके बाद साक्षी ने अपने एक विश्वसनीय तहसीलदार को बुलाया। उससे कहा, राघव की सारी पुरानी जमीन और संपत्ति की फाइलें निकालो, खतौनी, नामांतरण, जो भी जरूरी कागज हैं सब लाओ। तहसीलदार कुछ ही घंटों में सारे कागज लेकर आ गया। साक्षी ने उनमें एक एक बात ध्यान से देखी। हर जगह धोखेबाजी, फर्जी दस्तखत, गलत कागज और पड़ोसियों द्वारा किए गए कई छल प्रपंच साफ नजर आ रहे थे। साक्षी बोली, राघव, तुम ठेले पर दुकान मत लगाओ, मैं तुम्हें तहसील के अंदर एक छोटी सी दुकान दिलवा दूंगी। वहां तुम सुरक्षित रहोगे और किसी का डर भी नहीं होगा। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने साक्षी की तरफ देखा। उस नजर में शर्म भी थी, पछतावा भी था और एक गहरा सम्मान भी। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे बाहर निकल गया और फिर से अपनी कुल्फी बेचने चला गया। लेकिन साक्षी का असली काम तो अब शुरू हुआ। वह रोज रोज लेखपालों से मिलती, तहसीलदारों से बात करती, पुरानी जमीनों की नपाई करवाती, गलत तरीके से किए गए नामांतरण को रोकती और हर उस कागज को दोबारा चेक करवाती जिस पर राघव ने नशे में साइन किए थे। करीब 1 साल तक साक्षी लगातार मेहनत करती रही। शांत रहकर बिना किसी को बताए राघव की एक एक संपत्ति वापस उसके नाम करवाती रही। शुरू में कई लोग विरोध करते थे, कहते, मैडम, उस आदमी का कोई सहारा नहीं है, हमारे पास सारे कागज हैं। लेकिन साक्षी सबूत पर सबूत रखती गई। झूठे कागज, फर्जी दस्तखत, गलत रजिस्ट्री, सब एक एक करके पकड़े जाते गए। आखिरकार धीरे धीरे जो जमीन, खेत, जो दुकान, जो हिस्सा दूसरों ने कब्जा कर लिया था, वह वापस राघव के नाम आने लगे। राघव के पड़ोसी यह सब देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन सा अदृश्य हाथ है जो राघव की जिंदगी को फिर से सहेज रहा है। वे कहते, इस आदमी के पीछे आखिर कौन है? इसका साथ कौन दे रहा है? इसकी पत्नी तो तलाक लेकर चली गई थी, बाप भी नहीं है, फिर यह सब कैसे हो रहा है? लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। साक्षी ने सब कुछ पर्दे के पीछे रहकर किया। 2-3 साल के भीतर राघव की हर जमीन, हर खेत, हर दुकान, सब कुछ फिर उसके नाम हो गया। जो दुकान धोखे से खरीद ली गई थी वह भी वापस मिल गई। राघव की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी और वह आज भी नहीं जानता था कि जिसने उसे सबसे ज्यादा दुख दिया था उसी ने उसकी जिंदगी को सबसे बड़ा सहारा भी दिया। जब सारी जमीन, दुकान और प्रॉपर्टी वापस राघव के नाम हो गई, तब एक दिन साक्षी ने उसे बुलाया। उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक गहरी दृढ़ता थी। वह बोली, राघव, अब जिंदगी में तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम्हारे पास एक मौका है जीवन को फिर से बनाने का। अगर तुम दोबारा वही गलतियां करोगे तो शायद इस बार हालात इससे भी बुरे होंगे। इसलिए अब मन लगाकर अपनी दुकान संभालो, अपनी जमीन का ख्याल रखो और सबसे ज्यादा अपनी मां का ध्यान दो। राघव यह सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने साक्षी के सामने हाथ जोड़ दिए। यह वही राघव था जो कभी घमंड में चूर रहता था, जो किसी की नहीं सुनता था। आज वही राघव रोते हुए माफी मांग रहा था। आंखों में आंसू लिए वह बोला, साक्षी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत गलतियां की। आज समझ में आ रहा है कि इंसान अपनी गलतियों से ही अपने घर को, अपने परिवार को और खुद को तबाह कर देता है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे मरने के लिए छोड़ देता, पर तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना कि मैं जिंदगी भर भी चुका नहीं सकता। कुछ सेकंड बाद वह हिचकते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम दोनों दोबारा साथ रहें। अब मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा।
साक्षी ने राघव की आंखों में आंसू देखे, लेकिन उसने धीरे से कहा, राघव, अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अभी नहीं, तुम पहले घर जाओ, अपनी मां की सेवा करो, अपना दुकान संभालो। कुछ दिन बाद मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। सब ठीक होने में समय लगता है। राघव ने सिर झुकाकर हां कहा और चला गया। उस दिन उसके कदमों में पहली बार डर नहीं था, बल्कि उम्मीद थी, जो 7 सालों में कभी नहीं जगी थी। राघव अब बदल चुका था। वह रोज दुकान पर बैठता, मन लगाकर काम करता, पैसा जमा करता, अपनी मां को दवाइयां दिलाता और जीवन को धीरे धीरे संभालता चला गया। कुछ महीनों बाद साक्षी एक दिन अचानक उसके घर पहुंची। दोनों कहीं बाहर नहीं गए, सीधे एक मंदिर में जाकर पूरे सादगी से एक दूसरे को दोबारा अपना जीवन साथी बना लिया। मंदिर की शांति में खड़े होकर दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की कसम खाई। उस दिन राघव की आंखों में सुकून था और साक्षी की आंखों में चमक, जैसे भगवान ने दोनों को दूसरा जन्म दे दिया हो। जब साक्षी लगभग 12-13 साल बाद अपने पुराने घर यानी राघव के घर पहुंची, तो सबसे ज्यादा खुश उसकी मां हुई। वह दौड़कर साक्षी को गले लगा लिया। सालों की वह पीड़ा, सालों का अकेलापन, सालों की उम्मीद, सब एक पल में आंखों से बह निकला। वह बोली, बेटा, तुम फिर से आ गई। आज मेरा घर फिर घर जैसा लग रहा है। तुम्हारे बिना तो हम बिल्कुल उजड़ चुके थे। साक्षी ने उनकी आंखों में झांक कर देखा और उसी पल उसने ठान लिया कि यह घर फिर कभी नहीं टूटेगा। अब घर में पहले जैसा माहौल नहीं था। लड़ाई नहीं, शराब की गंध नहीं, मारपीट नहीं, गाली नहीं। अब घर में बस शांति थी, सुकून था और नई जिंदगी की महक थी। राघव ने दारू हमेशा के लिए छोड़ दी। वह हर बात सोच समझकर करने लगा। साक्षी का सम्मान करता, उसे कभी चोट नहीं पहुंचाता, कभी गुस्सा नहीं करता। उसकी जिंदगी में जो भयानक हादसे हुए थे, उन्होंने उसे अंदर से तोड़ भी दिया और बना भी दिया। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बेटा और अब एक अच्छा पति। लोग कहते हैं, जहां लड़की का कदम पड़ जाए वह घर स्वर्ग बन जाता है। शायद यह सच ही है, क्योंकि अगर साक्षी दोबारा उस घर में नहीं आती तो शायद वह घर, वह परिवार और खुद राघव भी कभी नहीं बच पाता। साक्षी उस घर के लिए सच में लक्ष्मी का रूप थी। उसने टूटे हुए परिवार को जोड़ा, बिखरी हुई जिंदगी को संवार दिया और राघव को फिर से इंसान बना दिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख भी है। गलती करने वाला बुरा नहीं, गलती सुधारने वाला महान होता है। और जिस घर में एक समझदार, धैर्यवान और दयालु स्त्री हो, वह घर कभी बर्बाद नहीं होता। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका धन्यवाद।